नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देखिए, जंग जोरदार लगातार जारी है और आज जंग का 14वां दिन है, जहां ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला संदेश इस बीच आया है, जहां हर मौत का बदला लेंगे। मुस्तफा के द्वारा यह बयान जो है जारी किया गया है। यूएस बेस पर हमले जारी रहेंगे, मिडिल ईस्ट में हर जगह हमले करेंगे। ये ईरान के सुप्रीम लीडर का पहला संदेश है। आपको बता दें, ये एक ऑडियो संदेश है। आगे वो कहते हैं कि अरब में यूएस के सभी बेस बंद कराएंगे, दुश्मन से नुकसान की भरपाई भी करेंगे, ईरानी सेना हार्मूज का इस्तेमाल करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे देंगे। तो ईरान, इजरायल और अमेरिका जंग के आज 14वें दिन में प्रवेश हो चुका है। शांति के निशान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई ने देश के नाम अपने पहले संदेश में ये साफ कर दिया कि ईरान के स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों की मौत का, सेना और शासन से जुड़े अधिकारियों की मौत का, अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का वो बदला लेंगे। जब तक बदला पूरा नहीं हो जाता, युद्ध नहीं रुकने वाला है। उन्होंने इसे ईरान के अस्तित्व की लड़ाई बता दिया है। तो ये बड़ी जानकारी देखिए, ईरान के नए सुप्रीम लीडर के द्वारा ये एक संदेश जो है, ऑडियो संदेश जारी किया गया है। इस ऑडियो संदेश में वो बताते नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार से पीछे हम नहीं हटेंगे। पीछे ना हटने की बात ईरान के द्वारा अब साफ कर दी गई है। ईरान के पास अब उनका सुप्रीम लीडर है और सुप्रीम लीडर के द्वारा यह संदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि ईरानी सेना लगातार हमले करती नजर आ रही है। कहीं से भी पीछे हटने को तैयार ईरानी सेना नहीं है और कई तरह के नुकसान जरूर पहुंचाती नजर आ रही है। अमेरिका में भी देखिए कई जगहों पर हमले, यहूदियों प्रार्थना स्थल पर यह हमला किया गया ईरान के द्वारा, और इसके बाद की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि उससे पहले, एक दिन पहले ही हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक जानकारी दी गई, जश्न मनाते हुए नजर आए स्टेज पर और जीत दर्ज कराने की बात उनके द्वारा कह दी गई। उन्होंने कहा ईरान अब नहीं टिकेगा। ईरान के ना टिकने की बात उनके द्वारा कही गई। तो ईरान में भीषण बमबारी की तस्वीरें हैं, लेकिन इसके बाद अब सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जहां जूनियर खामनेई की धमकी, और चलिए चर्चा की शुरुआत इस पर कर लेते हैं। हमारे साथ मलिका पांडे जी, फॉरेन एक्सपर्ट, और ए कमांडर डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक। बहुत स्वागत है आप दोनों का चैनल न्यूज पर। सबसे पहले मलिका पांडे जी, जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है इस वक्त जंग को लेकर के, और इस बीच सुप्रीम लीडर का यह संदेश कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम हमला करते रहेंगे, क्या वाकई ईरान इतना तैयार? बिल्कुल, देखिए, हमने हमेशा कहीं ना कहीं ईरान को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, यूएस और इजराइल ने। अगर आप देखें तो जब अटैक हुए थे तो उन्होंने बोला था बस 2-3 दिन में हम ये खत्म करेंगे। उनके जो वॉर सेक्रेटरी हैं, आप उनकी पुरानी स्पीचेस देखेंगे तो वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रम्प बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हम घुसेंगे, मारेंगे और वापस आ जाएंगे 2-3 दिन में। बट अब देखिए, आज हम युद्ध के 13वें दिन में पहुंच चुके हैं और ईरान उसी एफर्ट से स्ट्राइक कर रहा है जिस एफर्ट से वो पहले कर रहा था। देखिए, वेस्टर्न मीडिया में कवरेज कुछ और आ रही है, बट अगर हम देखें तो ईरान की तरफ से कंटिन्यूअस अटैक्स हो रहे हैं। ईरान की जो शक्ति है, और ईरान के आईआरजीसी कमांडर का मैं देख रही थी, वो बार बार बोल रहे हैं कि भाई हम ये अगले 6 महीने तक ये पूरा युद्ध लड़ सकते हैं, हमें कोई भी। तो कुल मिलाकर के ईरान की स्थितियों पर बात कर रहे हैं डॉक्टर बहल, क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं ईरान की स्थितियों को लेकर के। अमेरिका जो दावे कर रहा था ईरान टिकेगा नहीं, कर रहा नहीं था, अभी भी कर ही रहा है अमेरिका, कि ईरान पूरी तरह से हार चुका है, ईरान के पास अब कुछ नहीं है जंग लड़ने के लिए। क्या वाकई में, क्योंकि ईरान तो लगातार बमबारी करते नजर आ रहे हैं?
देखिए, जो स्ट्रैटेजी अमेरिका ने अप्लाई थी वो फायर एंड फ्यूरी की थी कि जल्दी से पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को अटैक कर दिया जाए, जल्दी से उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, आईआरजीसी की लीडरशिप और आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और पोर्ट्स और फैसिलिटीज और यहां तक कि जो ड्रोन्स और मिसाइल्स के लॉन्चर्स के एरियाज हैं, साइट्स हैं, उन पे हमला किया जाए। ये उनकी स्ट्रैटेजी थी कि उनकी नेवी को वीक करना, ईरान की उनके मिलिट्री कैपेबिलिटी को कम करना, ड्रोन्स और मिसाइल्स को कम करना, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफीट करना। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी। पर जो ईरान की थी वो बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि हमें किसी ना किसी तरीके से इस युद्ध को खींचना है, एंड्योर करना है। एंड्योर का इंग्लिश में वर्ड, हिंदी में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि अगर हम खींच दें युद्ध को, हम जितनी भी मार हम पे पड़ रही है, और उन पे 5000 टारगेट्स की मार पड़ी और बहुत बुरी मार भी पड़ी है, लेकिन उसको अगर वो झेल के, जो उनकी स्ट्रेंथ है ड्रोन्स और मिसाइल, बिल्कुल। और बिल्कुल जिस तरह से तस्वीरें बार बार देखने को मिल रही है, बड़े दावे किए गए अमेरिका के द्वारा। सर, आपने एक दिन पहले का ये वीडियो देखा होगा कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस स्टेज से कहते नजर आ रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। जीत डिक्लेयर कर देना, ये जल्दबाजी है अमेरिका की, या सिर्फ वो संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारे आगे कोई भी नहीं है? देखिए, वो जीत चुके कि तो शुरू से दूसरे दिन से, पहले दिन से कह रहे हैं कि हम जीत चुके, हमने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने उनकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी खत्म कर दी, हमने 51 शिप्स नीचे पहुंचा दी है। ये तो शुरू से कह रहे हैं। लेकिन उनका दो मेन एम थे, रेजीम चेंज और दूसरा था एनरिचमेंट, जो 440 केजी की एनरिच्ड यूरेनियम है उस पर कब्जा करना। ये दोनों एम उनके पूरे नहीं हुए। और साथ में जो ईरान कर रहा है उसका बड़ा सिंपल गेम है, पॉलिटिकल मिलिट्री कॉस्ट बढ़ा रहा है इस अमेरिका के ऊपर, जिससे अमेरिकन पब्लिक खुद आज उनसे प्रश्न पूछ रही है। 38% तक उनकी पॉपुलैरिटी नीचे आ चुकी है। 57 to 58% लोग कह रहे हैं युद्ध जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, और ये उसका एंड स्टेट का किसी को क्लैरिटी नहीं है, एग्जिट स्ट्रेटजी का पता नहीं है। अब वो फंस चुके हैं, ट्रंप वो निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ईरान अब कहता है कि हमारी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि हमारी लेजिटिमेट राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, यानी कि प्रतिबंध हटाए जाए जो हमारे पर थे। दूसरा, जो हम आपने नुकसान किया है उसका भरपाई करो। और तीसरी चीज है कि जैसे पिछले साल 12 दिन का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद इजराइल की मिसाइल इंटरसेप्टर कैपेबिलिटी बहुत कम आ गई थी, अब वो वापस अपनी बिल्ड कर ली उन्होंने, और उसके बाद फिर इन्होंने हमले कर दिए। तो कहते हैं कि इंटरनेशनल एक गारंटी चाहिए कि आगे से आप ऐसे नहीं करेंगे। और जो ईरान कर रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके उसने पूरे के पूरे विश्व के अंदर ऑयल की प्राइसेस को $100 तक लेके आ गया, यानी कि इकोनॉमिक कॉस्ट पूरे विश्व को, और गल्फ कंट्रीज के अंदर जो वो अटैक कर रहा है, तो ये बता रहा है कि आप इनको यहां से बोलिए कि अपने एयर बेसिस, नेवल बेसिस हटाएं। और क्या जरूरत है अमेरिका को वहां पे एयर बेसिस देने की? प्रोटेक्शन तो दे नहीं पा रहा, और साथ में हमले इनके जारी है। अब वो हमले कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, यानी कि बैंक, आईटी, जो अमेज़न वेब सर्विसेज है, डेटा सेंटर्स, उनके ऊपर भी हमले कर रहे हैं। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टूरिज्म तो ठप ही कर दिया है। और साथ में जो एक फाइनेंशियल हब होता था दुबई और यूएई, वो भी खत्म हो चुका है। मतलब खत्म मींस तब तक के लिए रुक गया जब तक ये युद्ध नहीं रुकता। और लास्ट चीज मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी गलती अमेरिका ने की है, अंडर एस्टिमेट करने की ईरान को, और ईरान ने जो उसके बाद एक्सटेंड कर रहे हैं वॉर को। ईरान इस समय नहीं चाहता कि जल्दी से कोई भी सॉल्यूशन हो, जब तक उनके लेजिटिमेट इंटरेस्ट को समझा नहीं जाता। बिल्कुल। और देखिए मल्लिका जी, इस बीच आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर को नेतन्याहू की धमकी सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, ईरान के सुप्रीम लीडर को नहीं छोड़ेंगे। नेतन्याहू ने कहा है ईरान के सुप्रीम लीडर को नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ वो संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू ने सीधी चेतावनी दी, आतंकियों के नेता को हम मिट्टी में मिला देंगे। ईरान की जनता तानाशाही शासन को उखाड़ फेंके। मुस्तफा की बीमा पॉलिसी नहीं है, मुस्तफा आईआरजीसी की कठपुतली है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है कि एक तरफ तो नेतन्याहू ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को मारने की धमकी इशारों में दी है, और इसके बाद दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि इजरायल ने ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया है।
मलिका जी, अब जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए, एक तरफ सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि अमेरिका से बदला लेंगे, अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह से संदेश वो देते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब इजराइल के द्वारा कह दिया गया है कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर को ही नहीं छोड़ेंगे। स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर इस वक्त होती नजर आ रही है। बिल्कुल सीमा जी, स्थिति दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि इजराइल कहीं ना कहीं और यूएस कहीं ना कहीं, जैसे सर ने भी बताया कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, पहले हम देखते थे कि रेड लाइन एक क्रॉस नहीं की जाती थी। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्ट टारगेट्स को, स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट टारगेट्स को बहुत ज्यादा, अब बैलिस्टिक मिसाइल से पहले बैंक्स को अटैक किया तेहरान में। उसके बाद तेहरान ने अभी देखिए कि यूएई वगैरह सबको बोल दिया कि अब हम आपके भी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे। वो रेड लाइन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि यूएस और इजराइल बार बार क्रॉस कर रहे हैं, बार बार ईरान को उकसा रहे हैं और ईरान फिर अटैक कर रहा है। देखिए जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं, आप स्टैंडर्ड चार्टर ले लीजिए, सिटी बैंक ले लीजिए, उन्होंने अभी नोटिस जारी किया है अपना यूएई में, कतर में, कि जितने हैं ऑफिसेस खाली कर लें और वर्क फ्रॉम होम कर लें। यूएई की पूरा ये फाइनेंशियल हब जो था, कहीं ना कहीं अब ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अब 2 बार सोचेंगी गल्फ कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये वेस्ट एशिया के लिए एक बहुत ही बड़ा संकट हो गया है, ना केवल ग्लोबली बट अब कहीं ना कहीं देखिए इनके वाटर टैंक्स, जो इनके डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उन पर भी अटैक किया जा रहा है। 90% सीमा जी जो कुवैत है वो डीसैलिनेशन वाटर प्लांट से ही पानी पहुंचता है वहां पर। इजराइल और यूएस ने अभी हाल ही में अटैक किया ईरान के वाटर डीसैलिनेशन प्लांट पर, जिसमें 30 विलेजेस, उसके अब आज के टाइम में उनके पास पानी नहीं है। तो ईरान भी कहीं ना कहीं रिटेलिएट कर रहा है। अब यूएई के पास उसने फुजैरा में अटैक किया तो एक डीसैलिनेशन प्लांट पे वहां पर ड्रोन अटैक हो गया है। सऊदी अरेबिया में अटैक कर रहा है। तो जितनी भी खाड़ी के देश हैं उन पर पानी सिर्फ डीसैलिनेशन प्लांट्स तक पहुंचता है। तो अभी ये ना केवल देखिए ऑयल की क्राइसिस होने वाली है। मुझे याद है सीआईए की एक रिपोर्ट थी 1983 की, जिसमें वो बताते हैं कि ऑयल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है गल्फ कंट्रीज के लिए जितना इंपॉर्टेंट पानी होने वाला है इन्हीं गल्फ कंट्रीज के लिए। तो पानी, अब वहां पानी की क्राइसिस हो रही है, ग्लोबल क्राइसिस हो रही है, एनर्जी क्राइसिस हो रही है। तो ये वॉर फ्रंट में जिसमें ट्रंप ने हमें डाल दिया है ना, एक वो होता है ना सीमा जी, आपने सुना होगा, अब आदत सी हो गई है मुझको, ट्रम्प साहब को ये आदत सी हो गई है कि वो हर एक टर्म में अपने एक नई वॉर शुरू करते हैं, हर एक महीने में एक बयानबाजी ले आते हैं कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से पूरा ग्लोबल क्राइसिस हो रहा है कहीं ना कहीं माइट इज राइट के चक्कर में। डॉक्टर बहाल, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट की जो महाभारत की तस्वीरें अब नजर आ रही हैं, यहाँ पर मलिका जी कहती भी नजर आ रही हैं कि ट्रंप के जिद के कारण पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रहा है, भुगत रहा है पूरी दुनिया। अब भारत की भूमिका पर अगर जिक्र कर ले, भारत ने बहुत ही यहाँ डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए काफी कुछ बड़ी यहाँ पर उपलब्धि अपने नाम कर ली है। क्या कहेंगे इसे लेकर आप? हाँ, बिल्कुल सही कहेंगे कि सही कहा है आपने। जिस हिसाब से भारत ने रिएक्ट किया है, रिस्पॉन्ड किया, अगर आपको याद हो पिछले साल 10 से 12% ऑयल की कीमतें नीचे आ गई थी, पर पंप पे प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कैश रिजर्व रेशियोज बढ़ाए जा रहे थे ऑयल कंपनीज के, क्योंकि पिछले साल से लेके अब तक 92 देश डायरेक्टली या इनडायरेक्टली युद्धों में झोंके गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी थी, जिसकी वजह से आज जबकि कीमतें $100 के आसपास पहुंच चुकी हैं और हमने अपना डाइवर्सिफाई कर दिया है, 27 से 40 देशों से ऑयल ले रहे हैं, और उसकी वजह से, और तीसरी चीज है जो हमारे रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस है, तो आज हमारी प्राइसेस स्थिर हैं। और जो वर्ल्ड की प्राइसेस है सबके ऑयल की, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो इस समय न्यूयॉर्क के अंदर पेट्रोल पंप पे कॉस्ट की कीमत है वो है $3.6 पर गैलन, $3.6, जो कि $2.81 पर गैलन। एक गैलन में 3.78 लीटर्स होते हैं। तो सोचिए 25% तो अमेरिका के अंदर ऑयल की कीमतें बढ़ चुकी है पेट्रोल पंप पे, जहां लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है। तो पर भारत के अंदर नहीं हुआ। और दूसरी चीज, आप अपने पड़ोसियों को देख लीजिए, बांग्लादेश के अंदर लंबी लाइनें, पाकिस्तान के अंदर वर्क फ्रॉम होम, लंबी लाइनें, गोलियां चल रही हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं वो लोग पेट्रोल लेने के लिए। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट की यूटिलाइजेशन पे लिमिटेशन लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो भारत के मूव्स थे वो 1-2 स्टेप्स आगे थे दूसरे देशों से। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने सभी से बात की है, यहाँ तक कि कल पेजेशकिन से भी उन्होंने बात की, और बाकी खाड़ी के सभी देशों से बात की है, 2 रीजन की वजह से।
से। एक, हमारे 90 लाख भारतीय इस एरिया के अंदर रहते हैं। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे एसेट्स हैं, हमारी 24 शिप्स हैं इस समय जो कि खाड़ी, जो स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज के वेस्ट पे हैं, और 4 हैं जो ईस्ट पे हैं। हम 28 शिप्स हैं टोटल। उनको बचाने के लिए, भारतीयों को बचाने के लिए, और खासकर ईरान के अंदर भी जो भारतीय हैं, अभी 9,000 के करीब भारतीय ईरान के अंदर है, तो उनको भी किसी ना किसी तरह बाहर निकालना, ये सभी के लिए उन्होंने बातचीत सभी देशों के, उस खाड़ी देशों में किया। और भारत को ही सिर्फ मिला है परमिशन कि आप अपनी शिप को ले जा सकते हैं, और चीन को मिला, और किसी देश को ये परमिशन नहीं बिल्कुल, मिला और इसीलिए इसे हम एक बड़ी उपलब्धि बताते नजर आ रहे हैं। सर वापस आएंगे, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को बता दें, जहां मुस्तफा खान नहीं पाए, ट्रंप का भी बड़ा दावा, नए ईरानी सुप्रीम लीडर जिंदा हैं लेकिन शायद वो गंभीर रूप से घायल होंगे। ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया है कि वो जिंदा जरूर हैं लेकिन गंभीर रूप से घायल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, नए ईरानी सुप्रीम लीडर जिंदा हैं लेकिन गंभीर रूप से घायल होंगे, ये दावा किया गया है। अब इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर वैल, जिस तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि इजराइल भी अब पूरी तरीके से सुप्रीम लीडर के पीछे है और ट्रंप भी हैं, लेकिन एक जानकारी इस बीच सामने आई थी कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो वाकई में घायल हैं, उनके कोमा में होने की भी बात सामने आई थी। क्या अभी स्थिति उनकी सामान्य मानी जा सकती है, क्योंकि संदेश बार बार उनके द्वारा सामने भी आ रहे हैं? सीमा जी, एक चीज कहूंगा मैं, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि वो जो इनिशियल अटैक हुआ था जिसमें खमैनी को मारा गया, उनकी पूरी फैमिली वर्चुअली मार दी गई थी, तो उस टाइम पे इनको भी चोट आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस कुछ समय के लिए ये हॉस्पिटल में भी रहे होंगे, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस चीज पे मुझे डाउट है कि जब वहां पे ना असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं 88, जो ये डिटरमिन करते हैं कि नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, तो अब उन्होंने जब ये निर्णय लिया, अगर ये कॉमा में होते तो वो कभी निर्णय नहीं लेते कि इनको बनाया जाए, क्योंकि अगर ये कॉमा के अंदर मर जाते तो सोचिए क्या होता है पूरे ईरान के अंदर। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो इतनी बुरी तरह घायल है, पर इतनी बुरी तरह से घायल नहीं है कि वो अपने मैसेजेस ना दे सकें, पूरे देश को यूनाइट ना कर सके। और खमैनी की मौत के बाद देखा अपने लाखों की संख्या में लोग आ गए थे सड़कों के ऊपर, तो जो बीच वाले थे ना, जो ना इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते थे और ना ही खमैनी के साथ थे, वो भी खमैनी के साथ हो गए। तो अब एक भारी संख्या जुड़ गई है ईरान के अंदर, जो अमेरिका को कहती है डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल। तो ये एक जो अमेरिका ने ये युद्ध शुरू किया है, कम से कम जो प्रोटेस्ट थे, अब देखिए कुछ भी नहीं हो रहे हैं। और जो खमैनी के आने से एक चीज होगी, इनके बहुत क्लोज रिलेशंस रहे हैं आईआरजीसी के साथ। आपको याद होगा 1987-88 के अंदर इन्होंने युद्ध लड़ा था इराक के अगेंस्ट। और दूसरी चीज है, अगर इनके बासिज मिलिशिया जो होती है, जो ग्राउंड लेवल पे गांव तक होती है, और जो कई लाख इसके वॉलंटियर्स होते हैं, तो उसके साथ भी बहुत ही क्लोज कंट्रोल भी है और बहुत ही क्लोज रिश्ते भी हैं। और 2009 के इलेक्शंस में जो रिगिंग हुई थी, इन्होंने बासिज फोर्स का इस्तेमाल किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक तो आईआरजीसी और एक बासिज मिलिशिया, ये दोनों इनके साथ है। और आईआरजीसी की वजह से ही इन्फ्लुएंस किया गया था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को कि इनको बनाया जाए, ना कि दूसरों को। और ये सोच को कंटिन्यू रख रहे हैं, कट्टर सोच जो थी खमैनी की कंटिन्यू रख रहे हैं। शैडो कैबिनेट जो होती थी खमैनी की, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, कोर मेंबर थे, और पूरी पॉलिसीज के अंदर इनका योगदान था, और प्रोटेस्ट को क्वेल करने में भी इनका हाथ था। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और समझा जा सकता है ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। मलिका जी, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है कि जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर के ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो घायल हैं और आगे कुछ और भी संदेश मिल सकते हैं, लेकिन ईरान कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सुप्रीम लीडर बनने के बाद बैक टू बैक हमले ईरान के द्वारा किए गए हैं, और अमेरिका में कहा जा रहा था जानकारों के द्वारा कि अमेरिका में सीधी तौर पर ईरान के द्वारा सीधे तौर पर हमला नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाल ही में खबर सामने आई है कि यहूदियों के प्रार्थना स्थल पर, जो कि अमेरिका में है, वहां पर हमला किया गया है। तो ईरान की शक्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसके द्वारा हम समझे। बिल्कुल सीमा जी, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री देखें, तो जब इराक को बैक या सद्दाम हुसैन को ये बैक कर रहे थे 1980 से 1988 तक, यूएस और इजराइल काफी बैक कर रहे थे इराक को, और काफी केमिकल वेपन से भी अटैक हुआ ईरान में। तो ये वॉर करीब करीब आप देखिए 8 से 10 साल के बीच में खिंची है।
जैसे ही खमीनी पावर में आए वैसे ही अटैक शुरू हुए। उसके बाद कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन हमने नहीं देखा कि ईरान में हुआ या उन्होंने कोई भी सिटीज अपनी लूज की, कोई ज्योग्राफी उनकी चेंज हुई, बल्कि खमीनी और स्ट्रॉन्ग लीडर के हिसाब से और आगे आ गए। इस बार भी कहीं ना कहीं रिजीम यही चाहता है कि जितनी लंबी ये वॉर खिंचेगी उतना उसको फायदा होगा। तो सीमा जी, जब हम बोलते हैं कि ईरान बिल्कुल झुक नहीं रहा है, तो देखिए ईरान का कहीं ना कहीं आप देखिए 40 टू 47 ईयर से, जब से खमीनी पावर में थे तब से वो लोग इस दिन का प्रिपरेशन कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं अटैक्स में, पिछली बार देखिए आप, मिडनाइट हैमर हुआ, मिडनाइट हैमर में आपने देखा कि 12 दिन युद्ध चला, ईरान ने वापस रिटेलिएट किया। इस बार ईरान का ये टारगेट है कि इस बार ईरान जितना ज्यादा पेन इन्फ्लिक्ट कर सकता है, जितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक और सॉफ्ट बिल्कुल, लोकेशन पे और टारगेट इसीलिए कर मलिका सकता जी है। देखिए, ईरान के द्वारा, सुप्रीम लीडर के द्वारा कहा भी जा रहा है कि ये लड़ाई अब अस्तित्व की लड़ाई है, ईरान के अस्तित्व की लड़ाई है। आएंगे आप लोगों के पास। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका के अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा ईरान ने किया है। यूएस जहाज पर हमले का दावा, हमले के बाद वापस लौटा जहाज, IRGC के द्वारा ही कहा। अमेरिका की तरफ वापस लौटा जहाज, ईरान के दावों पर अमेरिका का बयान भी आया है कि हमले की कोशिश को नाकाम किया गया। यूएस कह रहा है अब्राहम लिंकन के पास था दुश्मन का शिप, 2 मिसाइल से ईरानी जहाज पर हमला किया गया है। वार प्रतिवार का यह सिलसिला, डॉक्टर बहल देखिए, यहाँ पर वार प्रतिवार का ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि वक्त बहुत कम है, तो ये पूरा हम चाहेंगे कि ये पूरी जो सिचुएशन है, पूरी जो स्थितियां जंग को लेकर बनती नजर आ रही है, उस पर आपका फाइनल कमेंट। देखिए, फाइनल कमेंट में मैं ये कहूंगा कि ये जो कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन ये एक क्रूशियल वल्नरेबिलिटी भी है। इसी वजह से आपने देखा पहले भी इन पे हमला हुआ था, 2 इंपैक्ट पॉइंट इसके ऊपर आए थे, फिर इन्होंने इसको 1000 किलोमीटर दूर कर दिया। तो अब इन्होंने क्या किया, ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल किया। इनके पास बहुत बड़ी पावर है ड्रोन बोट्स की, अंडर वाटर ड्रोन्स की, अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स की, और साथ में तलाई एयर से लेके बहुत सारी एंटी शिपिंग मिसाइल्स है। अभी सिंपल एक लाइन में अगर मैं कहूं तो अमेरिका को प्रेशर डालने के लिए वो एलाइज के ऊपर प्रेशर डालेगा। पहली बात, पॉलिटिको इकोनॉमिक कॉस्ट को बढ़ाएगा, मिलिट्री कॉस्ट को बढ़ाएगा, जो 20 से 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। और लास्ट लाइन, और साथ में अमेरिकन बॉडी बैग्स को बढ़ाएगा, और इसी वजह से सिविलियन एरिया में वो अटैक्स कर रहा है, जहां पे भी अमेरिकन सोल्जर्स या इंटेलिजेंस एजेंट्स रहते हैं। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण विषय से समझना भी होगा हमें। मलिका जी, फाइनल कमेंट। सीमा जी देखिए, ईरान के लिए अभी एक सर्वाइवल की लड़ाई है, उसके अस्तित्व की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं अब ये लंबी वॉर खिंचेगी, पूरे ग्लोब में क्राइसिस फैलेगी कहीं ना कहीं, और अमेरिका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ट्रंप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये हम मिड टर्म इलेक्शंस में जो नवंबर 2026 में है, उनकी पॉपुलैरिटी वैसे ही घट रही है। वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी जगह युद्ध जो शुरू कर रहे हैं, आई थिंक उनको ये माइट इज राइट का खेल बंद करना चाहिए, तेल का खेल बंद करना चाहिए, और अमेरिकी नागरिकों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वहां भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, इजराइल में भी आ रही है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी बीच बड़ी जानकारियां आपको बता देते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का 14वां दिन है। ईरान में एक साथ कई जगहों पर माफ कीजिएगा कि हमले हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी हुई है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजरायल का हमला हुआ है। बमबारी में ईरानी KC-747 तबाह हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, दुबई में ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। फाइनेंशियल सेंटर पर ड्रोन का हमला। सेंट्रल दुबई में तेज धमाके सुने गए। बुर्ज खलीफा के पास ईरानी ड्रोन नष्ट किए गए हैं। ये तमाम बड़ी जानकारी आपको लगातार साझा कर रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार आप देखिए, ये जंग के बाद की भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पर हमले हुए हैं, आगजनी की तस्वीरें हैं, ऊंची ऊंची लपटें हैं, और महायुद्ध का 14वां दिन है, और इस महायुद्ध के 14वें दिन की ये तस्वीरें हैं। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।